हेलो वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सब बच्चों का आज के इस लेक्चर में। बच्चों जे एडवांस 2025 के लिए ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट पीवाईक्यू डिस्कशन करने वाला हूं। बहुत जल्दी बहुत क्विकली आपको अप्रोच करने का तरीका पता चल जाएगा, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। इन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं हमारे एंट्रेंस एग्जाम में, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत जल्दी मैं डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों। आपको अप्रोच जो होता है ना मेन, उसको करने का तरीका अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अभी इतना समय भी तो आपके पास नहीं बचा है, मैं भी लेट हो गया हूँ यार ये पर्टिकुलर लेक्चर आपको देने के लिए, बट फिर भी आप क्विकली इसको देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अप्रोच कैसे करना है कंसेप्ट। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एप्लीकेशन होने वाला है। यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन पे डिपेंडेंट टॉप 5 है, तो अमेजिंगली आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज ए चार्ज। एक सॉलिड स्फीयर है बच्चों, ध्यान से समझना, एक सॉलिड स्फीयर है, इसके वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब ये नॉन कंडक्टिंग है भाई, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, आप समझ सकते हो, ठीक है। और चार्ज कितना है, क्यू है। रेडियस कितनी है भाई इसकी, आर है ना। टोटल रेडियस कितनी है इसकी, बिल्कुल आर है, ठीक है। अब उसने बोला इसकी जो चार्ज डेंसिटी है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो दे रखी है के ए की पावर आर। और जब भी कभी क्या बोला मैंने, आर की पावर ए, नॉट ए की पावर आर, दैट इज आर की पावर ए, आर की पावर ए, ठीक है। तो ये चार्ज डेंसिटी जो दे रखी है ना, जब ये वेरिएबल हो, देखो ये डिस्टेंस आर है, इसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी। सो दिस इज वेरिएबल चार्ज डेंसिटी। देन हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएबल चार्ज डेंसिटी, बस ये इंपॉर्टेंट है, बस ये कंसेप्ट। अब ये फंक्शन कुछ भी दे सकता था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना सकता है कुछ भी। सिंगल यहाँ पे के सम कांस्टेंट है, आर की पावर ए कुछ वैल्यू होगी, कांस्टेंट हमें नहीं पता। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वो यहां पे भी हो सकती है, वो यहां पे भी हो सकती है, इसके अंदर कहीं भी ले सकते हो आप। मतलब यहाँ आर एक डिस्टेंस है जो वेरी करेगी, ठीक है भाई। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर ऑब्वियसली। सो इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, उसने बोला इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट कहां पे, जब आर की वैल्यू r/2 होगी, यानी इसकी रेडियस की हाफ होगी यहां पे। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इस डिस्टेंस के लिए बात करूंगा r/2 के लिए, उसने बोला ये 1/8 टाइम्स है इलेक्ट्रिक फील्ड जब r की वैल्यू जो होगी वो कैपिटल R यानी रेडियस के इक्वल होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी सीधी अगर रेडियस होगी तो सरफेस पे चला जाएगा ना भाई, सरफेस पे चला जाएगा। और अगर r से कम है तो जैसे r/2 है तो उसके अंदर रहेगा, तो ये इंटरनल वाला पॉइंट बन गया, ठीक है। दिस इज फॉर इंटरनल एंड दिस इज फॉर सरफेस। तो ये एक तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, ये इंटरनल वाला है, ये 1/8 टाइम्स है, और ये सरफेस वाला है। अगर ऐसा होगा तो बताओ यहाँ पे जो r की पावर a है उसकी वैल्यू बताओ वो क्या होगी। एक तो ये कंसेप्ट याद रखो, आपको ना बस यहाँ पे अप्रोच करना सीखना है कि इस टाइप की प्रॉब्लम आप अप्रोच कैसे करेंगे। बच्चों बहुत ध्यान से देखना इसका कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी जब भी वेरिएबल हो तो क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकालना है, आपको पता है वहां पे हमें चार्ज पता होना चाहिए और उसकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए भाई, यही होता है ना। अगर स्मॉल चार्ज हम मान ले वहां पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, तो ये स्फीयर है आपके पास, ठीक है सर, और पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, बिल्कुल सर, पूरे वॉल्यूम में। ये सेंटर है, तो सेंटर से अंदर कोई पॉइंट कंसीडर करो, वहां पे एक स्ट्रिप कट कर लो, दिस इज द स्ट्रिप, ठीक है, आप सबको पता होगा। अब इस पूरे स्फीयर में जो चार्ज है वो क्यू है, और अगर किसी डिस्टेंस सेंटर से किसी डिस्टेंस अवे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपने, इंटरनल पॉइंट की बात कर रहे हो, जर्नल एक फॉर्मूला हम निकाल देंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे जिस भी डिस्टेंस के लिए चाहिए आर की। जैसे आपको चाहिए r/2 डिस्टेंस के लिए, जैसे आपको चाहिए आर के लिए, तो पहले ये निकालना है हमेशा। फिर ये देखो जो स्ट्रिप आपने यहाँ पे कट की है, जिसकी थिकनेस आप मान लो dr थिकनेस की होगी, और इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r होगी, ठीक है। तो इस पे कितना चार्ज होगा वो देखना है। लेट्स सी इसके अंदर इसने कितना चार्ज इनक्लोज्ड किया, पूरे पे कितना है, कैपिटल क्यू। इस छोटी से स्ट्रिप के अंदर कितना होगा, लेट्स सी Q1 लिख लो आप, इतना चार्ज होगा भाई उसके अंदर, है ना। तो ये चार्ज आप कैसे निकाल सकते हो, इस बात का आपने ख्याल रखना है बच्चों। ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आप सबको पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज जो भी उसके अंदर होगा, दैट इज Q डैश मान लेता हूं मैं इसके अंदर, ठीक है, ओवर वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ द जो ये स्मॉल स्ट्रिप आपने कट करी है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चार्ज यहां से निकाल लो एक बार आप, तो चार्ज आपका आ जाएगा रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या लिखोगे इस स्ट्रिप का, देखो, है ना, तो इसका एरिया इंटू इसकी विड्थ, यानी 4πr² इंटू dr, ये ही करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये ही करना है। और अगर मैं मान लूं इसमें स्मॉल चार्ज एक्यूमुलेट इसने कर रखा है, तो भाई स्मॉल चार्ज अगर मैं मान लेता हूं, उसको इंटीग्रेट कर देंगे ना, तो टोटल चार्ज इसके अंदर कितना है वो निकल जाएगा, यानी Q डैश आप यहां से निकल सकते हो, इंटीग्रेशन, और इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, KR की पावर a, तो हम लिखेंगे KR की पावर a इंटू 4πr² इंटू बच्चों ये बन जाएगा आपका dr। तो एक बार चार्ज निकल गया ना, फिर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे बस अलग अलग तरीके से कि भाई हमने इतनी इतनी वैल्यू चाहिए, वो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो
यहां पे देख लेते हैं भाई, ठीक है, अप्रोच करना है तो क्यू डैश निकालने के लिए इंटीग्रेशन ये रहा। अब यहां पे 4 पाई के बाहर ले लो, 4 पाई के कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में आ जाएगा आर की पावर a प्लस 2, यानी आर की पावर आ जाएगी a प्लस 2 इंटू डी आर। चूंकि आर वेरी कर रहा है तो ये इंटीग्रेट होगा। अब ये जो चार्ज है ना, आप किसके लिए देख रहे हो? अगर आप इंटरनल पॉइंट के लिए देख रहे हो यानी r/2 के लिए, तो 0 से r/2 तक तो इंटरनल वाला आ जाएगा, है ना, क्यू इंटरनल वाला आ जाएगा। आप समझ रहे हो? इतनी सी रेंज में, यानी 0 से r/2 तक का चार्ज अगर आप निकालोगे तो देखो ये तो कांस्टेंट है, इसको हटा ही दो बच्चों, मैं आपको बोल रहा हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लो अगर और स्मार्टली क्वेश्चन करना है तो कांस्टेंट ही है, राइट। अब देखो यहां पे इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो r, है ना, इंटीग्रेशन में एक पावर और ऐड कर दोगे तो 3 हो जाएगी और डिवाइड में भी a प्लस 3 हो जाएगी। a भी कुछ कांस्टेंट है तो नीचे वाला डिनोमिनेटर भी कांस्टेंट हो जाएगा। लिमिट लगा देंगे 0 से r/2। तो भाई q इन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये भी कांस्टेंट है, इसको भी हटा सकते हो, तो यहाँ पे r की जगह r/2 लिख दो बस। तो r/2 की होल पावर आ जाएगी बच्चों a प्लस 3। ये बनेगा आपका चार्ज। मतलब ये चार्ज आपने लेना है और इसको लेके आप इंटरनल पॉइंट पे यानी r/2 डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कूल है, बिल्कुल, ये याद रखना है। अब अगर किसी बच्चे ने ये चार्ज निकालना है कि टोटल कितना चार्ज है, अगर आपने 0 से r तक करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड r पे भी निकालना है, कैपिटल R पे भी, तो इसको हम सरफेस मान लेते हैं, ठीक है, एक तरीके से पूरा का पूरा चार्ज जो आपको चाहिए, ठीक है। तो कहां से कहां तक चाहिए? यहां से यहां तक चाहिए भाई आपको, ठीक है। तो 0 से r ले लेंगे, इंटीग्रेशन अगेन 4 पाई के बाहर आके कांस्टेंट मान लो, तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले रहा हूं, मुझे इससे मतलब है। तो अगेन मैं r a प्लस 3 लिखूंगा और नीचे आ जाएगा, है ना, यही आएगा ना इंटीग्रेट करके। चलो लिख ही लेता हूं पहले, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान के r a प्लस 2 इंटू डी आर कर लूंगा। तो यहाँ पे q एट सरफेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, इसका इंटीग्रेट करके r a प्लस 3 आएगा और डिवाइड में बच्चों a प्लस 3 आएगा। इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, अगर मुझे केवल अपने फंक्शन पे फोकस करना है। और 0 से r, तो ये बन जाएगा r की पावर a प्लस 3, मतलब कांस्टेंट को मैं हटा के चल रहा हूं भाई। तो सर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो बच्चों, अब अगर आपको इंटरनल पॉइंट पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो k इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड में उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर, तो कितना आएगा? k कांस्टेंट है, q किस पे डिपेंड कर रहा है? q इंटरनल पॉइंट पे कितना आया था भाई? ये रहा r/2 की होल पावर a/3, यानी मैं लिख दूंगा यहाँ पे डायरेक्ट r/2 की पावर होल a प्लस 3, और नीचे r क्या है, डिस्टेंस क्या है वो भी ले लो, यानी सेंटर से यहां तक की इंटरनल पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? r/2, तो r/2 का होल स्क्वायर भी ले लो। ये कांस्टेंट है, इसको भी हटा दो, हमने इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे बच्चों r की पावर a प्लस 3 और ये 4 ऊपर जाएगा, ठीक है, ये अलग चीज है, और नीचे आएगा r स्क्वायर, ठीक है भाई, नीचे आएगा r स्क्वायर और इंटू यहाँ पे 2 की पावर भी है तो 2 की पावर हो जाएगी a प्लस 3। आई थिंक ये आपके पास बच रहा है और ये इंटरनल पॉइंट पे बच रहा है, आप ध्यान से देख लेंगे। सिमिलरली गाइज आपने निकाल लेना है, यहाँ पे सिमिलरली आपने निकालना है उसके सरफेस पे कितना होगा। तो के क्यू सरफेस पे कितना है? ओवर आर का स्क्वायर। तो के कांस्टेंट है, सरफेस पे चार्ज कितना है देखो, आर ए प्लस 3 पे डिपेंड कर रहा है और नीचे आर स्क्वायर, तो आर ही रहेगा, तो आर का स्क्वायर, और के तो कांस्टेंट ही है, बस हो गया। यानी ई एट सरफेस के हटा दो, इस पे और इस पे डिपेंड कर रहा है, और इसने बोला है जो अंदर वाला है वो 1/8 टाइम्स है, तो यहां पुट करो, देखो है ना कितना है यहाँ पे, बस हमें इससे मतलब है, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। 4 है, कांस्टेंट है भाई, आप सब देख लो यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द 4 एंड दिस इज कांस्टेंट, क्योंकि r/2 की होल पावर जाएगा और हमारे को किससे मतलब है, इसको लेना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे r की पावर a प्लस 3 हो गया और इंटू यहाँ पे 4 हो गया, नीचे r स्क्वायर हो गया इंटू 2 की पावर a प्लस 3 हो गया और इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा r की पावर a प्लस 3 और नीचे r स्क्वायर। देखो ये पूरा पूरा r स्क्वायर कैंसिल, ये भी पूरा कैंसिल, है ना, ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम। और कुछ एनीथिंग एल्स? अच्छा एक चीज और इसमें देखने वाली है कि r की पावर 2 है तो 4 बन रहा है भाई, ठीक है, और यहाँ 2 की पावर a प्लस 3 बन रहा है और यहाँ पे 4 भी है। बाकी कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि कैलकुलेशन का सारा खेल होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो के क्यू इन दिस इज r/2 की होल पावर, है ना, a प्लस 3, तो 2 की पावर भी a प्लस 3, ठीक है, 2 की पावर a प्लस 3, ये भी ठीक है। और नीचे डिस्टेंस कितनी थी r/2 पे, तो उसका स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जाएगा ऊपर 4। आई थिंक यही बन रहा है, ठीक है, यही बन रहा है भाई आपके पास। तो यहाँ पे बच रहा है आपके पास 4 और नीचे बच रहा है 2 की पावर a प्लस 3, ठीक है, और इधर बच रहा है 1, एक तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, एक तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे। बाकी एक बार देख लेते हैं,
यही होनी चाहिए। इफ एट आर इक्वल टू एट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है भाई। और एक चीज मेरे से क्या मिस्टेक हुई है, देखो 1/8 भी तो है, 1/8 से भी तो मल्टीप्लाई करना था मेरे भाई, 1/8, तभी मैं बोल रहा हूँ ये कुछ मिस हो रहा है कुछ। तो 1/8 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 8 होगा ये, तो यहाँ 1/8 भी है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 की पावर a + 3 × 4, 8 × 4 दैट इज 32, 32 आ गया, देख लो ये आ गया, ठीक है। अब इसको हमें 2 की पावर a + 3 है, तो 32 को आप 2 की पावर 5 लिख सकते हो, तो देखो बेस सेम है तो पावर को आप इक्वेट कर देंगे, तो a + 3 = 5 होगा, इसको इधर लेके जाओ तो आ जाएगा 2। दिस इज योर आंसर गाइज। कूल है, सुपर कूल। तो ये कंसेप्ट याद रखना है, जब भी वेरिएबल डेंसिटी होगी कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, बस ये अप्रोच आपको पता होगा पीवाईक्यूज की हेल्प से, तो ये बेस्ट तरीका होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर हो जाएंगे। इससे क्वेश्चन आने के चांस होते हैं मैचिंग प्रॉब्लम, इससे क्वेश्चन आने के चांस होते हैं मोर देन 1 ऑप्शन वाले 101%, इसलिए हर बच्चों को कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी बेस्ट है, जितने भी टॉप 5 पीवाईक्यू है सारे कॉन्सेप्ट आपके बेस्ट वाले रिवाइज हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। चले नेक्स्ट। ओके बच्चों, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजिंग क्वेश्चन है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का ही है। उसने बोला 2 नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है r एंड 2r रेडियस के। क्वेश्चन को पढ़ के पहले डायग्राम बना लिया जाए, राइट। तो ये वाला मैं मान लेता हूं, जैसे ये वाला नॉन कंडक्टिंग है तो पूरे के पूरे में चार्ज होगा भाई, पूरे वॉल्यूम में, इतना तो आप समझ ही जाएंगे। और इससे डबल रेडियस का एक और रखा है, उसमें भी पूरे में चार्ज होगा, और इतना आप समझ ही जाएंगे, ठीक है भाई। इस तरीके से छोटे वाले की जो रेडियस है दैट इज r, बड़े वाले का सेंटर यहाँ पे, इसकी जो रेडियस है दैट इज 2r। कूल, सुपर कूल सर। अब इसको थोड़ा मैं हटा रहा हूं जिससे क्वेश्चन समझ में भी आए, दिख भी जाए कि क्या है। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 2r है भाई, ठीक है। ओके, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वॉल्यूम ρ1 ρ2 आपको दे रखी है, ठीक है भाई। उसने बोला द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 0। राइट, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे कहीं पर 2r डिस्टेंस अवे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से 0 है। अब यार इसके सेंटर से लेना है C1 और इसका सेंटर है C2, उसने स्मॉलर के सेंटर से बोला है, तो वो तो पॉइंट इधर भी हो सकता है। लेट्स सी ए पॉइंट इधर है, कितने डिस्टेंस अवे 2r, यहां से यहां तक तो r ही है ऑलरेडी क्योंकि इसकी रेडियस है, और इसके बाहर भी ये r है, तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी होगी, दैट इज 2r। आपको बात समझ में आ रही है। और वो इसके राइट में भी हो सकता है, यहां से यहां तक r है, और इसकी सरकमफेरेंस से यहां तक देखो 2r है, तो कहीं यहां होगा वो पॉइंट, लेट्स सी वो b होगा क्योंकि ये r है ना, क्योंकि टोटल 2r है ना भाई, इसकी जो रेडियस है उसका मिड पॉइंट होगा ना एक तरीके से। तो यहां से यहां b पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है ये 2r है। तो यहां पे मोर देन 1 ऑप्शन वाला एक करेक्ट आंसर है, तो 2 आंसर यहां पे चांस बनेंगे, क्योंकि पॉइंट इधर भी हो सकता है, पॉइंट इधर भी हो सकता है, तो दोनों पे देखना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, और बस आपको रिजल्ट यूज करने आने चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है, पॉइंट उसके अंदर है या बाहर है, वो रिजल्ट सारे याद है, उनको अप्लाई करना, क्वेश्चन बन जाएगा। अगर वो 0 है तो बताओ डेंसिटीज का रेशियो क्या होगा, ρ1 और ρ2। तो पहला केस ले लो, इफ पॉइंट इज लेफ्ट साइड, ठीक है, तो स्मॉलर स्फीयर, जो स्मॉलर स्फीयर है उसके लेफ्ट साइड है, देख लो इधर है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है ना, इससे भी बाहर है और इससे भी बाहर है, दोनों से ही बाहर है, तो आउटसाइड है, तो इस पे प्लस चार्ज है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। लेट्स से E1 इसको 1 मान रहा हूं मैं, इसको 2, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, रिपेल कर देंगे, और इस पे नेट फील्ड क्या आ रहा है, देखो ए पॉइंट पे नेट फील्ड आ रहा है E1 + E2, और उसने बोला नेट फील्ड अगर 0 होगा तब बताओ ρ1 ρ2 का क्या होगा। तो E1 किसके लिए, इसके लिए, और भाई बाहर के पॉइंट पे तो पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, तो KQ1 बाय, सपोज करो उस पे चार्ज हमें नहीं पता कितना है, लेकिन बाहर का पॉइंट है तो चार्ज Q1 मान लो, आप मान लो, फिर रिप्लेस करेंगे डेंसिटी के टर्म्स में, राइट। डिस्टेंस कितनी है 2r का स्क्वायर, वो तो 2r ही रहेगी, इसके सेंटर से लेके यहां तक की डिस्टेंस 2r है, ठीक है, प्लस सेकंड वाले का चार्ज ले लो Q2, और उसकी डिस्टेंस कितनी है, सेंटर से लेके यहां तक, ध्यान से समझना, यहां से यहां तक 2r है, प्लस ये भी 2r 4 प्लस ये 5r होगा इसकी डिस्टेंस, और दोनों के लिए आउटसाइड है, इसलिए पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला यूज कर लो। Q1 Q2 हमें नहीं पता, डेंसिटी के टर्म्स में निकाल लेंगे बाद में, ठीक है। अब देख लो, अगर मैं Q1 निकालूंगा, मेरे को पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन उसका वॉल्यूम, और इसकी चार्ज डेंसिटी इसका चार्ज अपॉन उसका वॉल्यूम, समझ गए। तो हम Q1 कैसे निकालेंगे, डेंसिटी 4/3 πr³ आ गया, और Q2 कैसे निकालेंगे, उसकी डेंसिटी 4/3 π2r³। बड़े वाले की रेडियस इतनी है ना भाई, तो देखो यहाँ पे
अब बच्चों क्या करना है, हमने इस वाले को इधर लेके आना, तो माइनस हो जाएगा और के तो जीरो में चला जाएगा और यहाँ से आर स्क्वायर भी चला जाएगा, तो यहाँ Q1 बचेगा केवल और यहाँ 4 बचेगा और इधर बचेगा Q2 बाय यहाँ पे 25 बचेगा। ठीक है, अब Q1 की वैल्यू पुट करो, देखो Q1 कितना है सर, Q1 कितना है सर। अच्छा एक चीज और कर सकते हो, बहुत अमेजिंग लेगा, अगर इनका रेशियो निकाल लो आप यहीं के यहीं, देखो Q1 ओवर Q2 का रेशियो निकालो तो कितना आ रहा है 4/3, ये सब कैंसिल, R³ ये सब कैंसिल। ठीक है, तो ये आएगा 1/8, 1/8 आ गया। इससे और हेल्प मिलेगी, क्यों सर, देखो ये माइनस में है ना, है ना, Q1/Q2 निकाल लो यहां से, देखो Q1/Q2 इक्वल टू आएगा 4/25 और ये Q1/Q2 की वैल्यू आपको मिल गई है 1/8 और इधर आ जाएगा भाई, नो दिस इज रो1 भी तो है, रो1 ओवर रो2 भी तो है ना भाई। ठीक है, तो ये आगे इसकी वैल्यूज हम लिख देंगे यहाँ पे माइनस ऑफ रो1/8 ऑफ रो2 और इधर आएगा 4/25, तो यहाँ से रो1 ओवर रो2 बच्चों आ रहा है -8 × 4 दैट इज 32 4/25। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, चेक आउट इट। तो लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो वही है ना बेसिक, बस आपको क्वेश्चन को मल्टीपल ऑप्शन में मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में डाल दिया है, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करना आपको बच्चों को आना चाहिए, सॉल्यूशन आपने करना है, थिंकिंग प्रोसेस आपने बिल्ड करना है, क्वेश्चन आपका बन जाएगा आराम से अगर रिजल्ट अप्लाई करने आते हैं। तो मैच कर रहा है भाई -32/25 है, नॉट पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला, क्योंकि ये इधर है तो दोनों फील्ड ऐड होंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही आना था। ठीक है, अब हम देखेंगे एट बी यानी राइट में, राइट साइड में जो होगा, ठीक है, ऑफ स्मॉलर, ये जरूर देखा करो है ना, स्मॉलर स्फीयर, ऐसे केसेस में ये जरूर चेक किया करो। अगर वो पॉइंट यहां पे, अगर आप ध्यान से देखो बी पॉइंट पे, पहले वाले के सरफेस से तो बाहर है तो इसके लिए तो आउटसाइड होगा, रिपेल करेगा तो उसका फील्ड इधर जाएगा E1। ठीक है, और इस बड़े वाले के तो अंदर ही है ना, तो इसका फील्ड किधर जाएगा, ऑब्वियसली इधर जाएगा, इसके तो अंदर ही है भाई। तो नेट फील्ड एट बी क्या आएगा, बी पे नेट फील्ड आएगा E1 - E2 और ये जीरो होना है, उसने बोला जीरो होना है, E1 है स्मॉलर का, E2 है बिगर का, तो E1 मस्ट बी इक्वल टू E2, तो स्मॉलर के तो बाहर है तो KQ1 बाई क्या लिखना है R², इसके अंदर है, याद करो इसके तो अंदर है भाई, इसके तो अंदर है। और आपको पता है जब भी नॉन कंडक्टिंग के अंदर होता है तो उसकी डेंसिटी डायरेक्ट लिख लो ना, ρ2r/3ε0 होता है, यही होता था फॉर्मूला। जब इनसाइड होता है नॉन कंडक्टर के इनसाइड, है ना, सेंटर पे तो जीरो होगा लेकिन इनसाइड अदर देन सेंटर वाला जो पॉइंट है उसके अंदर, तो ρr/3ε0 प्रूव कर रखा है सबने, सबको पता है, बस इसकी डेंसिटी डायरेक्ट आ गई, बस इसका Q1 पुट करना है, कूल है। और इसकी डिस्टेंस कितनी है, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, रेडियस इतनी है, मिड पॉइंट है तो r होगी, तो यहां r पुट करना है। अब देखो यहां k, ये क्या है R², ठीक है भाई, कूल। Q1 की वैल्यू क्या पुट करोगे, Q1 की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखी है, ये रहा देखो, ρ1 × 4/3 πr³ आ गई और इक्वल टू ρ2 एज इट इज इंटू, बस डिस्टेंस कितनी है r है, 3ε0 है। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, k 1/4 πε0 लिख लो। ठीक है, लिख लो, यहां से ये कैंसिल, अगर आप ध्यान से देखो ये R² पूरा कैंसिल, यहाँ एक r बचेगा, ये भी कैंसिल, k को यहां ओपन करो, 1/4 πε0, यहां बचेगा ρ1 इंटू बचेगा 4 और ये पाई बचा और इधर बचेगा ρ2 बाई ε0 भी कैंसिल, 4 भी कैंसिल। बच्चों वेरी वेरी क्लियरली नाउ यू कैन सी, एनीथिंग एल्स जो यहाँ पे बन रहा है, कुछ बन रहा है भाई, एनीथिंग एल्स, 4 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया सर। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन ऐसा मेरे को दिख तो रहा नहीं, कहीं कुछ गलती करी है हमने, 4 का ऑप्शन है तो 4 कहीं ना कहीं मैच करना चाहिए भाई, चेक करो, चेक कर लो, डिस्टेंस देखो, रेडियस देखो, सब कुछ देखो। ठीक है, ρ2 एज इट इज मिल गई मेरे को, ठीक है, और k की वैल्यू मैंने पुट करी है 4πε0, 4/3 πr³ दैट इज द ρ1। ठीक है, और उसकी डिस्टेंस भी पुट कर दी, सब कुछ तो कर दिया, ρ1 ओवर ρ2 इसके अकॉर्डिंग तो कितना आ रहा है, लगभग 1 ही आ रहा है यार, है क्या वैल्यू हमने पुट करी है गलत, एक, ओ हो माय मिस्टेक गाइस, सॉरी, क्योंकि इसके लिए छोटे वाले के लिए तो बाहर वाला पॉइंट है ना भाई, रेडियस थोड़े लूंगा यहाँ पे, उसकी डिस्टेंस लूंगा, तो दिस प्लस दिस यानी r प्लस r, 2r होना चाहिए था, यानी ये 2r होना चाहिए था, यानी 4 बचेगा भाई, यहाँ नीचे 4 भी तो बचेगा, तो यहाँ पे एक एडिशनल 4 बच जाएगा, तो ρ1 देख लो, है ना, यहाँ पे लिख रहा हूं, ρ1 ओवर ρ2 जब निकालोगे तो 4 परे जाएगा, तो 4 आना चाहिए, तो दिस इज द आंसर, 4 आना चाहिए भाई,
है, ये जरूर चेक कर लेना यार थोड़ा सा आराम से, चूंकि मैं जल्दी इसमें सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, जैसे कम समय में हो जाए। आपको बस अप्रोच करना आना चाहिए। अप्रोच कैसे करना है, सारे रिजल्ट का यूज करना, एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम एज वेल एंड द बेस्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन इंटीजर में आ सकते हैं, मैचिंग में आ सकते हैं अगेन, और या फिर मोर देन वन वाले में भी बन सकते हैं, क्योंकि इस पे बनने के पूरे चांस होते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत दमदार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई थिंक 2024 या 2023 दोनों में से किसी में क्वेश्चन जरूर आया था, और आता रहता है सॉलिड एंगल वाला। जस्ट इमेजिन सॉलिड एंगल वाला, ठीक है, फ्लक्स वगैरह निकालना होता है, और वो तो फेवरेट है टू वालों का एक तरीके से, मान के चलो आप। अब पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है ना, ये पीवाई क्यूज की ये भी बेस्ट प्रॉब्लम है एक तरीके से। तो इस तरीके से एक हेमिस्फीयर है भाई आपके पास, प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड एन इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल सरफेस। तो भाई यहां पे रख दिया प्लस क्यू चार्ज, ठीक है सर, और ये इस तरीके से है, आप ऐसे समझ लेंगे, और ये इसका सेंटर होगा, ठीक है, एक तरीके से, और इसकी जो रेडियस है ऑब्वियसली वो क्या है, आर है ना, यहाँ पे रखा है। ओके सर, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो ऑब्वियसली फ्लक्स निकालने के लिए इस केस में आपको क्या करना होगा बच्चों, ध्यान से देखो, ये प्लस चार्ज है, इसका जो फ्लक्स है ना वो हर डायरेक्शन में जाएगा भाई। प्लस चार्ज है वो तो हर डायरेक्शन में फील्ड भेजेगा, इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, तो कुछ फील्ड तो इधर चलेगा, कुछ ऐसे जा रहा होगा, ऐसे लाइंस जा रही होंगी, ऐसे लाइंस जा रही होंगी, ऐसे लाइंस जा रही होंगी, तो कुछ इससे देखो इस तरीके से पास हो रहा होगा, कुछ ये लाइन बिल्कुल ऐसे पास हो रही है, आप समझ रहे हो, इस हर डायरेक्शन में मतलब जा रहा है, ये मान के चलो भाई, आपको ये समझना पड़ेगा। तो एक चीज तो आपको समझना है, चार्ज जो रखा है ओपन कंडीशन में है ना, ओपन कंडीशन में, तो इससे जो फ्लक्स, कुछ लाइन इससे पास हो जाएंगी, कुछ उधर चली जाएंगी, तो ये जो सरफेस है ना, ये कर्व्ड सरफेस है, और ये जो सर्कुलर सा दिख रहा है फ्लैट सरफेस है, दिस वन, ठीक है, दिस वन। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, और इस केस में हमेशा याद रखना सॉलिड एंगल वाला केस आता है, और या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो तो आपको बेटर रहेगा, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, जो आपको रिजल्ट याद रखना चाहिए। आई थिंक लास्ट ईयर ही आया था, है ना, उसने दोनों साइड में पूछा था आई थिंक, ठीक है, उसको चेक करना पड़ना, ठीक है। उस पहला ऑप्शन है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस कर्व्ड सरफेस से कितना पास होगा हेमिस्फीयर के, भाई ये कर्व्ड जो सरफेस है बच्चों, मैं आपको बता दूं, इसमें से जो भी फ्लक्स इससे पास हो रहा होगा, याद करो ये सिचुएशन कौन सी बन गई, देखो ये वाली, यानी एक कॉनिक टाइप का ये बन गया ना, वही वाली सिचुएशन सॉलिड एंगल वाली। मतलब अगर मैं दोबारा से इसको रीड्रॉ करूं इस तरीके से, यहाँ पे चार्ज फ्लक्स ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये देखो ये एंगल लेते थे ना हम, ये रेडियस आर है, ये भी आर है, ये 45 डिग्री ही होगा ना भाई, ये एंगल है ना 45 डिग्री होगा ना, तो इससे कितना फ्लक्स पास हो जाएगा कर्व्ड सरफेस से निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि नेट जो फ्लक्स पास हो रहा होगा, यानी जो फ्लैट सरफेस से पास हो रहा होगा, उसी के इक्वल होगा जो कर्व्ड सरफेस से पास हो रहा होगा, है ना, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। लेकिन आपको बात समझनी पड़ेगी कि जो नेट फ्लक्स है उसको तभी निकालना पड़ेगा आपको इस तरीके से कि इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, वही इससे होगा, लेकिन अपोजिट होगा, यानी कर्व्ड सरफेस से इसका अपोजिट होना चाहिए, नेट मस्ट बी जीरो, राइट, जो इन दोनों से पास हो रहा है, आप समझ रहे हो। तो यहां पे फ्लैट से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि चार्ज यहां पे रखा है, और ये कॉनिक वाला केस आपका बन चुका है, यहां से इससे कितना पास हो रहा है, तो ये कर्व्ड सरफेस से अगर आपने निकालना है तो ये माइनस होगा, और ये फॉर्मूला आप हर बच्चे को पता होना चाहिए इस केस में, जब ये वाला केस बने, ये वाला जब भी केस बने, तो एंगल भी पता है कितना एंगल बना रहा है ये वाला, है ना, ये है ना, ये टोटल एंगल कितना है ना 90 डिग्री, है ना। सॉलिड एंगल वाला जब केस आप निकालते थे, कितना एंगल यहाँ पे बना रहा है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट याद रखना Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये फ्लक्स का फॉर्मूला इस कंडीशन में आपको हमेशा याद रखना है। बस ये थीटा की वैल्यू पुट करनी है, ये थीटा कितना है 45 डिग्री है, पुट कर लो, तो यहाँ पे जो कर्व्ड सरफेस का बनेगा माइनस बनेगा हमेशा, जो फ्लैट से पास हो रहा है उसका अपोजिट, ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस ऑफ 45, अदरवाइज ये फॉर्मूला पहले बनाना पड़ेगा सॉलिड एंगल वगैरह का यूज करके, वही तो मेन कंसेप्ट होता है, उसी से तो ये आता है। तो यहाँ से चूंकि डायरेक्ट याद रखना है, और डायरेक्ट इसलिए रखना है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको बताया इसकी प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला याद रखो 1/√2, तो दिस मस्ट बी द करेक्ट आंसर इन द फर्स्ट सिचुएशन गाइस, है ना। ये फॉर्मूला बहुत अमेजिंग है आपके लिए, इसको आपको याद रखना होगा, डिराइव करने से बेटर है, सॉल्व करने से बेटर है, आपको याद रख लेंगे तो बेटर रहेगा इस केस में, ठीक है। मतलब सिचुएशन आप समझो, ये रहा एक तरीके से कर्वेचर यानी फ्लैट सरफेस, यहाँ पे चार्ज रखा है, इससे फ्लक्स ये पास होगा, 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 ये पास, कुछ इधर भी जा रहा है, लेकिन इससे कितना पास हो रहा है हमें इससे मतलब है, तो हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये वाली लाइन और इसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है थीटा, ये भी कितना, तो थीटा एंगल लेना है, समझ गए। आप इसको डिस्टेंस के टर्म्स में भी निकाल सकते हो, बस ये फॉर्मूला आपने याद रख लेना है इन दिस कंडीशन, राइट। ओके सर, एक तो ये हो गया पहले वाला। अब देखते हैं द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस। अमेजिंग है, ये भी
एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको दोबारा बनाते हैं फिर से। हर चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। देखो ऐसे केस है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, वो पता क्या बोल रहा है, देखो भाई फ्लक्स तो ऐसे जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी लाइन जा रही है, ऐसे भी लाइन, कहीं भी ले लो एक रैंडम, जैसे यहाँ पे ले लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, या कहीं भी ले लो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस फ्लैट सरफेस से पास होगा ना, उसकी डायरेक्शन ये रही, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं कंपोनेंट बनाऊं, एक कंपोनेंट इधर गया और एक इधर गया, उस वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात कर रहा है, ये तो पैरेलल हो गया इसके, ये परपेंडिकुलर हो गया, देख लो, हो गया ना। अब ये वाला जो है इसका वर्टिकल लाइन, इसके साथ जो एंगल बन रहा है, देखो थीटा, अगर ये लाइन बन रही है तो एंगल ये बनेगा, अगर ये लाइन किसी बच्चे ने ली तो एंगल ये, तो एंगल तो चेंज हो रहा है भाई, अलग अलग पॉइंट पे देखो, यहां कट कर रहा है, हो सकता है कोई बच्चा यहां पे ले ले तो ये एंगल और कम हो गया, मतलब एंगल चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो जब इसका आप कंपोनेंट निकालेंगे, अगर थीटा है, ये थीटा है ई, तो ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा, देखो यहाँ पे अगर देखो ई कॉस ऑफ थीटा आएगा, यानी थीटा चेंज हो रहा है भाई, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा। यानी ये जो सरफेस है, जो उसने बोला है, क्या बोला है भाई उसने बोला कि द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट तो नहीं हो रहा है, यानी परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है इस सरफेस के, ये जो सरफेस है फ्लैट सरफेस, ये इसके परपेंडिकुलर है, देखो ये इस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, थीटा चेंज होता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे चेंज होता रहेगा, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो पूरे सरफेस पे कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, ये तो क्लियर है, तो दिस इज नॉट करेक्ट, है ना, दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड एंड द फ्लैट सरफेस। उसने बोला टोटल फ्लक्स इससे पास होने वाला प्लस इससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। नहीं, ये तो सरासर गलत बात हो गई। क्यों? क्योंकि इसका कुछ ही तो फ्लक्स इससे पास हो रहा है भाई, कुछ तो लाइन इधर भी जा रही होगी ना, आपको इसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। जो लाइन इधर गई वो इससे थोड़ी पास हो गई, मतलब टोटल में से कम फ्लक्स होगा जो इधर से पास हो रहा है, मतलब टोटल से तो कम ही होगा, ये तो पक्का है, क्योंकि कुछ लाइन इधर भी जा रही है, वो थोड़े इन दोनों से पास हो रही है, कुछ इधर भी जा रही है, सो नो नीड, है ना। ये तो आपको पता ही चल रहा है बिल्कुल वेरी वेरी क्लियरली कि टोटल फ्लक्स डिपेंड करता है, टोटल फ्लक्स डिपेंड करता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो Q इनक्लोज्ड है ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज यहाँ जो इनक्लोज करेंगे तो Q ही आएगा, बट उसकी कुछ लाइन ऊपर जा रही है कर्व्ड और फ्लैट सरफेस से, कुछ लाइन जा रही है, तो टोटल से तो कम ही है, तो दिस इज नॉट करेक्ट, राइट, दिस इज नॉट करेक्ट। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल। भाई कमाल है ये, है ना, कमाल के इसमें ऑप्शन और क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो भाई यहां बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। पता हो क्या बोल रहा है, एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। वो बोल रहा है कि ये जो फ्लैट सरफेस है ना, और चार्ज आपने यहां पे रखा है, ठीक है। उसने बोला कि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास हो रहा होगा, अगर मैं ये मान लूं भाई कि इसकी जो सरकमफेरेंस होगी इस फ्लैट सरफेस की, ये जो सरकमफेरेंस है, इस पे कहीं भी कोई भी पॉइंट आप कंसीडर करेंगे, है ना, अगर उसका पोटेंशियल सेम हुआ, भाई इक्विपोटेंशियल कब होता था, इक्विपोटेंशियल कब होता है, जब एट एवरी पॉइंट, है ना, एवरी पॉइंट पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, तभी तो उस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल कहेंगे, और उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, वो कंडीशन होती है, ठीक है। तो वहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिनोट करोगे, पोटेंशियल को कांस्टेंट कैसे करोगे? बच्चों मैं आपको बता दूं, आप इस तरीके से इमेजिन कर लो, इस तरीके से आप इमेजिन करो कि एकदम यहां पे एक रिंग रखा हुआ है और यहां पे चार्ज है, तो यहां से पास होने वाली लाइन और यहां से पास होने वाली लाइन, ये बिल्कुल सरकमफेरेंस पे डिस्टेंस, हर सरकमफेरेंस के हर पॉइंट पे इस चार्ज से जो डिस्टेंस होगी वो तो सेम ही रहेगी ना, तो हम पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। मतलब इससे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट को देख लो 2D में, तो अगर इस चार्ज से मैं ये डिस्टेंस देखूं या ये डिस्टेंस देखूं तो सेम ही नहीं रहेगी, है ना। अगर ये डिस्टेंस r है और ये भी बच्चों r है, देखो ये तो उसने पहले दे रखा था, ये r है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये जो डिस्टेंस होगी इस चार्ज से इस पॉइंट की, लेट्स से ये पॉइंट a है, तो r पाइथागोरस से अंडर रूट में r² प्लस r² दैट इज अंडर रूट 2r होगी ना भाई, इधर भी पॉइंट पे अंडर रूट 2r ही होगी ना, किसी भी पॉइंट पे इसकी सर्कमफेरेंस पे डिस्टेंस सेम है, पॉइंट चार्ज का रिंग की तरह ये एक तरीके से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस आपको पता चल रही है ना भाई, तो हम लिखेंगे KQ बाई डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट 2 ऑफ r, और ये सब के लिए सेम रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम रहेगी, चार्ज सेम रहेगा, तो पोटेंशियल सेम रहेगा, और बच्चों अगर पोटेंशियल सेम है तो इसकी सरकमफेरेंस एक इक्विपोटेंशियल की तरह काम करेगी, क्योंकि पोटेंशियल ही सेम है, क्योंकि हर पॉइंट की डिस्टेंस ही सेम है। क्या ये बात समझ में आती है? बिल्कुल, ये याद रखना है, हर पॉइंट के डिस्टेंस सेम है, तो भाई ये याद रखना है, समझ गए बच्चों? कूल, सुपर कूल, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन आई रिपीट, जब भी ये वाला सेक्शन वाला केस बने, कॉनिक टाइप का सेक्शन बने और यहाँ पे कोई चार्ज रखो और ये कॉनिक टाइप का बन रहा है, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, उसके लिए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
ठीक है। और ये माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे कर्व्ड और फ्लैट सरफेस है, उसका अपोजिट है। अदरवाइज फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, इससे पास होने वाला फ्लक्स दैट इज q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अगर कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है डिस्टेंस के टर्म्स में तो थीटा आप निकाल सकते हो। लेट्स सी ये वेरिएबल डिस्टेंस है x और इसकी रेडियस है r, तो cos थीटा हम यहां से निकाल सकते हैं। देखो cos थीटा आएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है भाई इसका x, हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा भाई इसका 90 के सामने ये, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डिस्टेंस दे देता है तो उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा हो यहां से आप निकाल सकते हैं। सुपर कूल, परफेक्ट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। होप सो यू अंडरस्टूड, और आपको अप्रोच करना आना चाहिए, बस अप्रोच आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो भाई लास्ट 2 क्वेश्चन और अमेजिंगली डिस्कस कर लेते हैं, उनके कंसेप्ट वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी आपको फिनिश करके दे दूं और एक कॉन्सेप्ट क्या आपके ऑसम तरीके से रिवाइज हो जाए, दैट इज द मेन थिंग, राइट। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, बड़ा फेमस है, वैसे आपने जब प्रैक्टिस की होगी तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने पड़ते हैं क्योंकि आने के चांस काफी रहते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बच्चों, जिसका एरिया ए है, प्लेट सेपरेशन डी है, चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस वी। इनिशियली एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है और इनका पोटेंशियल डिफरेंस ये प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है v, ठीक है। और इनिशियली किसी बैटरी से इसको चार्ज किया जा रहा है, बैटरी का पोटेंशियल है v, तो ये बैटरी इसको चार्ज देगी तो चार्ज कैसे निकालेंगे, q इक्वल टू cv से निकालेंगे। और इनिशियली यहाँ पे फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस, देयर इज नो मीडियम, तो डायरेक्ट लिख देंगे हम q इक्वल टू cv, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई, आराम से पढ़ना क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब वो बोल रहा है इफ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, अब बैटरी को हटा दिया गया, बैटरी को हटा दो तो केवल कैपेसिटर बचेगा। बच्चों एक याद रखना, जब भी किसी कैपेसिटर से ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव बैटरी को हटाया जाए, डिस्कनेक्ट कर दिया जाए और इसके जो स्पेस है यहाँ पे कोई मटेरियल फिल कर दिया जाए, देखते हैं क्या कर रहा है। उसने बोला द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स कंप्लीटली, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फिल कर दिया जाए, बैटरी को हटा दिया जाए, चार्ज जो इनिशियल था और अब जो चार्ज आएगा फाइनल वो सेम ही रहेगा। ध्यान रखना चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो इनिशियल अभी वो पूछेगा अगर आप चार्ज बताओ कितना होगा, चार्ज वही होगा जो इनिशियल था। इनिशियल कितना था cv और c कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इनटू पोटेंशियल डिफरेंस v, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्कनेक्शन बैटरी से जब कर दी जाती है कैपेसिटर को और उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंप्लीटली फिल कर दिया जाता है, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नो चेंज। ये इसका आंसर होगा, आप आंसर चेक करेंगे। उसने क्लियरली बोला है कि if Q, E and W denote respectively the magnitude of charge on each plate and the electric field between the plates, कब, जब उसको इंसर्ट कर दिया, बैटरी को हटा दिया तब, तो चार्ज तो सेम रहने वाला, वहां से आ गया। वर्क डन भी निकालना है ऑन द सिस्टम इन दिस क्वेश्चन, इन दिस प्रोसेस इंसर्टिंग द स्लैब। जब आप बैटरी हटा दी, स्लैब को इंसर्ट कर रहे हो तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये भी बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये भी बताना है। बच्चों अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, जब आपने ये प्लेस कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर ही होगी, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश है ना। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था आप सबको पता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप v बाय डी से निकाल सकते हो। अब कितना होगा, हम लिखेंगे v डैश बाय डी। अब v डैश कितना हो जाएगा, ये तो पोटेंशियल है सर, इसको कहां से निकालोगे, ध्यान से देखने वाली बात है, मैंने अभी बताया चार्ज सेम होगा, तो इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज। इनिशियल चार्ज क्या था सर, C1 V1 और ये C2 V2। C क्या है इनिशियली, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और V1 क्या है V। C2 क्या हो जाएगी, आपको पता है कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी K टाइम्स, तो K एप्सिलॉन नॉट A बाय D इंटू V2। V2 आपको निकालना है, तो भाई एप्सिलॉन नॉट A बाय D पूरा कैंसिल हो गया, तो V2 जो आएगा वो इनिशियल का 1 बाय K हो जाएगा, यानी पोटेंशियल डिक्रीज करता है इंसर्ट करने से, है ना, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो यहां देख लो नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, V डैश की जगह आ जाएगा, यानी V2, V डैश मतलब V2 यानी V बाई के डी। तो अगर आप ओरिजिनल देख लो यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल है अगर, है ना, उसके बाई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा K टाइम्स, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनली तो है। बाय द वे ये दिया उसने आंसर, इनिशियल बैटरी का वोल्टेज, उनके बीच की डिस्टेंस और K, दिस इज योर करेक्ट आंसर। बेसिक है हालांकि, लेकिन मोर देन वन में पूछे जाते हैं भाई, तो इसलिए हर बच्चों को रिवाइज करना लास्ट मोमेंट पे जरूरी है और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वन मोर नेक्स्ट, अब पूछ रहा है कि वर्क डन बताओ जब आपने उसको इंसर्ट किया। देखिए यार वर्क डन जो होता है ना, एनर्जी चेंज हो गई होगी भाई, के इंसर्ट करने से पहले एनर्जी कितनी थी आप समझो, इनिशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ CV स्क्वायर, फाइनल एनर्जी कितनी हो गई भाई, हाफ C डैश V डैश का स्क्वायर। तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन एनर्जी होता है भाई, है ना, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है और उसका स्क्वायर में डिक्रीज कर रहा है, तो हम वर्क डन निकालने के लिए लिखेंगे इनिशियल माइनस फाइनल। ध्यान देना, इनिशियल ज्यादा फाइनल कम। इनिशियल को लिखेंगे हाफ CV स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे हाफ
k टाइम्स ऑफ c हो जाएगी इनटू v हो गया v बाई k का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आती है? बिल्कुल। अब यहां से बच्चों हाफ cv स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां बचेगा 1 माइनस, देखो k ऊपर k स्क्वायर नीचे, तो 1 बाई k बचेगा ना, क्योंकि एक k कैंसिल हो जाएगा। c की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, एप्सिलॉन नॉट a बाई d, और यहां आएगा v स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई k, एंड दिस मस्ट बी योर करेक्ट आंसर। दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन। इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट? चेक इट आउट। यस, दिस इज करेक्ट। तो यहां पे 2 3, हाँ 3 ऑप्शन करेक्ट है भाई, 3 ऑप्शन करेक्ट है। तो इस कैटेगरी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, इसलिए अगर आ गए तो उड़ा के आ जाना भाई, छोड़ के मत आना, बस छोड़ के मत आना। एक लास्ट कैपेसिटर का उस कैटेगरी का क्वेश्चन, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन कैपेसिटर का जरूर आता है, ये मान के चले। हो सकता है 2 भी आए, दोनों पेपर में आ जाए, बट आता जरूर है। करंट ईयर के आपने सॉल्व किए होंगे, 2024 2023 में जो क्वेश्चन आए थे, 2 तो लास्ट ईयर भी आए थे, ठीक है। आई थिंक 2023 में आए थे, लास्ट ईयर भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आसान ही था, मतलब मैचिंग में था, कर लेते उसको आराम से, इसलिए मैंने लिया नहीं, बच्चा ने खुद प्रैक्टिस किया भी होगा। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ 2007 में आता है, ये कैटेगरी भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, राइट बच्चों। ऑसम प्रॉब्लम है, हो सकता है आपने प्रैक्टिस की होगी, लेकिन लास्ट टाइम एक बार फिर से कंसेप्ट देख लो, क्योंकि इसके आने के चांस घने होते हैं, ठीक है। उसने बोला सर्किट इज कनेक्टेड टू द शोन इन द फिगर, द स्विच इज ओपन इनिशियली। तो अगर हम देखें इस सर्किट को, बहुत ध्यान से देखेंगे, एक कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्टेड है और इधर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है, और ये एक्स पॉइंट है और यहाँ वाई पॉइंट है, फिर एक कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, बिल्कुल ये वाली सिचुएशन है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, दैट इज 9 वोल्ट की बैटरी है, परफेक्ट है। और यहाँ पे जो एक स्विच लगा हुआ है, ये ओपन कंडीशन में है इनिशियली, ये स्विच है, ये अभी क्लोज्ड नहीं है, मतलब ये जो ओपन है, मतलब ये दोनों सीरीज में बन जाएगी, इसके ओपन होने की वजह से C1 है 3 माइक्रोफैरड और ये है 6 माइक्रोफैरड, ठीक है भाई। और यहाँ 3 ओम है और यहाँ पे 6 ओम है, ऑब्वियसली ये पॉइंट एक्स है तो ये वाई है, ठीक है सर। तो बच्चों वो बोल रहा है कि अगर स्विच को क्लोज कर दिया जाए, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज बताओ जो फ्लो करेगा y2x। y2x कितना चार्ज इससे फ्लो करेगा अगर इस स्विच को हम क्लोज कर दें, मतलब एक वायर बन जाएगा ये, अब ये क्लोज्ड अगर हुआ तो ये कंडीशन है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी करने हो ना, स्विच ओपन से पहले निकालो, स्विच क्लोज करने के बाद। सपोज करो इफ एस इज ओपन, इनिशियली अगर ओपन है, ठीक है एस, तो उस कंडीशन में देखो इसमें कितना चार्ज है, देखो भाई यहां से करंट आएगी और वो करंट स्टेडी स्टेट में इस, देखो कैपेसिटर को ना अगर कुछ भी ना बोले स्टेडी स्टेट मान के चलना है, तो उस केस में कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट नहीं जाएगी, सारी करंट इधर को चली जाएगी और ये दोनों सीरीज में पाए जाएंगे और करंट वापस आ जाएगी। तो अगर ये पाए जाएंगे तो नेट करंट इन दोनों में कितनी जा रही है, तो 9/9 यानी 1 एम्पियर ही जा रही है ना इसमें भी। तो इसमें करंट है, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है बाय द वे, लेकिन आपको मतलब किससे है कि सर इसमें चार्ज निकालने के लिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है इनिशियली जब ओपन कंडीशन है। यहाँ पे देखो इनके पास कोई लिंकेज नहीं है, अपर ब्रांच दोनों सीरीज में, ये वाले दोनों सीरीज में, दोनों आपस में पैरेलल में, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल निकालना है, तो इसका इसमें अगर चार्ज निकालना है कितना है, तो दोनों सीरीज में है तो दोनों में चार्ज सेम ही आएगा। तो अगर इसमें चार्ज निकालना है तो CV करना पड़ेगा ना भाई, एक का निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, देखो इन दोनों के अक्रॉस पैरेलल में 9 वोल्ट बैटरी है, इसके अक्रॉस भी यहां से यहां तक 9 वोल्ट है और यहां से यहां तक भी, क्योंकि दोनों में पैरेलल है। जब नेट बैटरी यहां से यहां तक 9 वोल्ट है और किसी एक के अक्रॉस वोल्टेज निकालना पड़े, लेट्स से इसके अक्रॉस वोल्टेज मैंने V1 मान लिया, तो क्या फॉर्मूला होता था जब 2 कैपेसिटर सीरीज में होती है, तो नेट वोल्टेज लेते हैं जो बैटरी का है, जिसके अक्रॉस निकाल रहे उसको छोड़ के जो उसके साथ सीरीज में उसको लेते हैं, यानी 6 डिवाइड में दोनों का सम यानी 9, तो VB 9 6/9, तो कितना आ गया 6 वोल्ट आ गया। यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है 6 वोल्ट है, तो उसमें चार्ज कितना होगा प्लस माइनस, इसमें चार्ज कितना है भाई, दैट इज CV, और 3 × 6 दैट इज 18 माइक्रोकूलम। जो चार्ज इसमें है वही इसमें जाएगा क्योंकि दोनों सीरीज में। तो इनिशियल कंडीशन में जब S ओपन है, कैपेसिटर में जो चार्ज है इनिशियल कंडीशन में दोनों में है ना, 3 में भी और क्योंकि सीरीज में है 6 वाली में भी वो 18 माइक्रोकूलम है। अब बात को समझो, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, गेम चेंज कर रहा है। कैसा गेम चेंज कर रहा है देखो, वापस बनाते हैं सर्किट बना लो। ये कैपेसिटर, एक कैपेसिटर ये रही, ठीक है भाई, ये रेजिस्टेंस है और दिस इज ऑल्सो हियर इज द रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब ये स्विच जो था वो क्लोज कर दिया, अब ये डिवाइड हो गया, देखो ये डिवाइड, ये Y पॉइंट, दिस इज X पॉइंट। अब अगर ध्यान से देखो ये पैरेलल में आ गए, ये और ये पैरेलल में आ गए, ठीक है। तो यहां से जो बैटरी आपने बंद करी थी, आपको बताइए 9 वोल्ट है, यहां से जाने वाली करंट तो ऑब्वियसली इधर को ही जाएगी, और इसमें कितनी करंट जा रही थी, एक तरीके से 3 में 1, इसमें भी कितनी जा रही थी 1, क्योंकि इधर तो जाएगी नहीं स्टडी स्टेट में, सारी करंट इसके थ्रू वापस आ जाएगी। तो यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना यहां से यहां तक, तो करंट कितनी है 1 एम्पियर, और वोल्टेज क्या होता है V = IR, तो 3 वोल्ट होगा, और ये पैरेलल में तो यहां पे भी 3 वोल्ट होगा। समझ गो बात को, राइट बॉस। और यहां पे भी 1 एम्पियर जा रही है 6 में, तो इसके अक्रॉस भी कितना होगा 6 वोल्ट हो जाएगा V = IR से, तो इसके अक्रॉस भी 6 होगा V2 यानी 6 वोल्ट।
वोल्टेज आ गया कैपेसिटर के अक्रॉस, सी पहले से ही पता है, तो चार्ज आ जाएगा। तो बताओ इसमें कितना चार्ज होगा अब, तो इसमें चार्ज होगा Q1, लेट्स सी। तो सी कितना है 3, भाई 3 है ना, और कितना वोल्ट नया 9 हो गया, टोटल 9 माइक्रोकुलम चार्ज है। इसमें नया चार्ज कितना आ गया भाई लोग, इसमें नया चार्ज आ गया CV 6 × 6 दैट इज 36 माइक्रोकुलम। और चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो या डायरेक्ट दिमाग लगा सकते हो। बच्चों अगर आप प्यार से ध्यान से देखोगे, दोनों पे इनिशियल 18 चार्ज था, इस पे भी 18 माइक्रो था जितना था, इस पे भी 18 था। इसका इधर से जा रहा है, इसका इधर से जा रहा है 18। लेकिन अब क्या हुआ, इसके पास बचा 9, इसके पास हो गया 36। तो पहले इसके पास 18 था, इसके पास 18 था, तो उसके पास तो 9 कम हो गया। मतलब Y से जो चार्ज गया होगा, आप ध्यान से समझो, इसके पास कितना एक्स्ट्रा इंक्रीज किया, 18। कंजर्वेशन भी यूज कर सकते हो, 18 यानी 18 अगर इधर से एक्स्ट्रा गया तो इसके पास पहले 18 था तो 9 बचा, तो 9 अगर इधर गया तो 18 + 9 यानी इधर से जो टोटल चार्ज जाना चाहिए वो जाना चाहिए Y2X, दैट शुड बी 9 + 18 यानी 27 माइक्रोकुलम चार्ज, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। और ये वाली प्लेट नेगेटिव, ये वाली प्लेट पॉजिटिव, वैसे भी देखो चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। इस प्लेट पे टोटल चार्ज कितना हो गया 36, इस पे टोटल चार्ज, इस वाली देखो दोनों प्लेट आपस में कनेक्ट है ना भाई दोनों, तो यहां पे कितना हो गया -9, तो 36 प्लस -9 तो 27 ही बचेगा ना। वो किधर से आया होगा, Y से इधर गया होगा, क्योंकि इधर देना है 18, इधर देना है 9 उसको कम करने के लिए, राइट। और इससे भी समझ सकते हो, कंजर्वेशन से समझो या डायरेक्ट समझो, तुम्हारी मर्जी है। तो Y2X जो चार्ज जाएगा भाई 27 जाएगा, गॉट इट। पहले इस पे भी 18 था, इस पे 9 कम रह गया, इस पे 18 ज्यादा हो गया, तो 18 ज्यादा हो गया, इस पे 9 कम रह गया, तो 18 + 9 27, या फिर ऐसे समझ लो इस पे 36, इस पे माइनस, क्योंकि ये इसकी माइनस इसकी प्लेस आपस में कनेक्ट है, समझ गए। चार्ज उतना ही रहना चाहिए, कंजर्वेशन होना चाहिए, और किसकी वजह से हुआ, इसके स्विच को क्लोज करने की वजह से एक्स्ट्रा चार्ज यहां से फ्लो कर गया होगा Y2X। होप सो यू गाइज अंडरस्टूड दिस बेहतरीन प्रॉब्लम। अगर इस कैटेगरी में क्वेश्चन आए, मेरे ख्याल से हर बच्चा कर लेगा और उसको कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। होप सो यू अंडरस्टूड दिस, ओके गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन टुमारो। और मे बी ये वीडियो आपको लेट मिले नहीं मिले यार, बट मेरा काम है इसको बना के आपको देना, आपको दे देना और अपलोड कर देना। कुछ बच्चे देख भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि रात हो चुकी है एक तरीके से, बट हम कोशिश करेंगे कि ठीक है हमने अपलोड कर देना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जो भी आपने प्रैक्टिस किया अच्छे से देखिए आना, अच्छी नींद भी लेनी है आप सब बच्चों ने, और अच्छे से रेस्ट करके फ्रेश माइंड के साथ एग्जाम देने जाना है, ठीक है। बढ़िया होगा, मस्त होगा, सेलेक्ट करके क्वेश्चन करने हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट आपने औसम तरीके से सीखे हैं, कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन पे क्वेश्चन हर साल आते हैं, हर बच्चों को पता होता है यार, जो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाता है सीरियस वे में, उनको अटेम्प्ट करना है ढूंढ के। फर्स्ट टारगेट आपकी कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए, फिर उससे कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा आने चाहिए, राइट। 10 to 15 मार्क्स एक्स्ट्रा अगर आपके बन गए, है ना, अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, राइट, तो आप 100% IIT में एंट्री कर जाएंगे। ऑल द बेस्ट।